हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कई सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी का मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है, इस बॉडी में कई सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, चाहे वो एंजाइम्स हो या हार्मोन्स हो, कोई भी चीज़ हो, आपकी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहती है। और इस कॉम्प्लेक्स बॉडी का एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, जिसमें कई सारे ऑर्गन सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आपने बायोलॉजी में पढ़ा है इसके पहले कि आपकी बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट है उसको बोलते हैं सेल। साइटोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ा हुआ है और सेल के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, लेकिन सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म करती है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन डिपेंड करता है कि बायोडाइवर्सिटी में आप किस लेवल की बात कर रहे हैं, किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की साइड है। मीन्स आप अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन का मीन्स क्या कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की साइड जा रहे हैं। ये कंपलसरी नहीं कि सारे ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हो, और ये भी कंपलसरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म में केवल सेल या टिश्यू ही प्रेजेंट होगा। वो डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि आ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, a group of tissue is called organ, a group of organ is called organ system, and group of organ system is called complete body of any organism। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेवल है वो पूरा ग्रुपिंग में जा रहा है, आप देखिए बिल्कुल। लेकिन आपकी बॉडी के लिए जो फंक्शन है वो सेल ही परफॉर्म कर रही है, जो स्ट्रक्चर है वो भी उसके लिए भी सेल ही रिस्पॉन्सिबल है। तो देखें, कई सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कोऑर्डिनेट मैनर में कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब जाके कोई भी एक बॉडी कंप्लीट फंक्शन में दिखाई देती है आपको। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की। आप अगर अपने डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारा ग्रुप कौन सा है? कॉर्डेटा फाइलम है। और कॉर्डेटा फाइलम में जो हमारा जो ग्रुप है वो है मैमल्स, मैमेलिया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में ऐसे कौन कौन से मेन ऑर्गन सिस्टम है जो आपकी बॉडी में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिस पर आपकी पूरी बॉडी डिपेंड करती है। वैसे तो सेकेंडरी कई सारे आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी हैं, जो मेन हैं, वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इंटेग्यूमेंट वर्ड बायो में कभी भी आपको मिले, इंटेग्यूमेंट इसका मीन्स होता है स्किन और लेयर। इंटेग्यूमेंट का मीन्स होता है स्किन और लेयर। तो स्टडी ऑफ स्किन, तो देखें इस सिस्टम के अंदर हम लोग स्किन के बारे में स्टडी करते हैं, और स्किन के डेरिवेटिव में आता है हेयर्स एंड नेल्स, हेयर्स एंड नेल्स। आपके सिलेबस में इस चैप्टर को नहीं रखा गया है, सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से स्टार्टिंग है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका यूज़ कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। इंटेग्यूमेंट वर्ड आपको मिलेगा। तो स्किन की अगर बात करते हैं, आपकी स्किन जिसके डेरिवेटिव हैं हेयर्स और नेल्स, ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का एक एक्सक्रीटरी पार्ट है जो आपकी बॉडी एलिमिनेट कर रही है, डेड सेल हैं। हेयर्स और नेल्स की अगर बात करते हैं तो पॉइंट आता है कि स्किन और हेयर्स का जो कलर है उसके लिए एक पिगमेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, और उस पिगमेंट को बोलते हैं मेलेनिन, जो ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। पिगमेंट का तो मीन्स आपको समझ में आता होगा, ऐसा कंपोनेंट, ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी कलर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आप बात कीजिए कि जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं तो वहाँ पर कौन सा पिगमेंट सुना आपने? क्लोरोफिल का नेम सुना। ऐसे ही आपने कहा कि जो हमारा ब्लड रेड होता है तो उसके लिए हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पिगमेंट का मीन्स होता है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारी स्किन और हमारे हेयर्स में मेलेनिन प्रेजेंट होता है। मेलेनिन का अमाउंट जितना कम होगा आपका कलर उतना फेयर होगा। मेलेनिन का अमाउंट जितना धीरे धीरे बढ़ता जाता है उतना ही ब्लैक कलर मीन्स डार्कनेस इंक्रीज होती जाती है। आप देखिए हेयर्स में मेलेनिन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारे जो हेयर्स हैं वो ब्लैक होते हैं, लेकिन हमारी स्किन शेडेड कलर में होती है। ये कंपलसरी नहीं कि सभी लोगों के पास फेयर स्किन हो, कभी कभी डिपेंड करता है मेलेनिन का जो अमाउंट है कम या ज़्यादा, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन का कलर कैसा होगा। अगर आप फॉरेन कंट्री के लोगों की बात करते हैं तो वहाँ पर देखिए मेलेनिन बिल्कुल रिड्यूस कंडीशन में रहता है, जो मेलेनिन है बहुत ही कम प्रेजेंट होता है, एब्सेंट भी बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हैं? अल्बाइनो।
जिनमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, उनको बोलते हैं अल्बाइनो। जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं तो उनका आप कलर देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको इसका एग्जांपल मिल जाएगा। तो देखें इंटेगुमेंट, अब मेलेनिन की प्रॉपर्टी क्या है? ये जो पिगमेंट है मेलेनिन, इसकी प्रॉपर्टी है ये सनलाइट में खुद को सिंथेसाइज करता है। ठीक, तो मेलेनिन क्या करता है? मेलेनिन सनलाइट में सिंथेसाइज करता है। आप बोल सकते हैं सिंथेसाइज्ड इन लाइट। आपने ये फील किया हो कि आप जब धूप में 3-4 घंटे 4-5 घंटे जब आप धूप में रहते हैं तो आपकी स्किन का जो कलर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन होने लगता है। ज़्यादा वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम धूप में दे रहे हैं। लेकिन जब आप अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आते हैं, जब आप थोड़ी देर बैठ लेते हैं, तो कुछ टाइम बाद आपका जो नेचुरल कलर है वो कहीं ना कहीं बैक हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया। तो आप देखते हो कि जब सुबह हम लोग सो के उठते हैं तो एक अलग सा ग्लो होता है स्किन में, स्किन आपकी बिल्कुल नेचुरल कलर में दिखाई देती है। उसके बाद आप शाम की बात कीजिए, जब सुबह से लेकर शाम तक पूरा रूटीन आप जर्नी करते हैं तो उसके बाद आपकी स्किन का कलर कितना डाउन हो जाता है। तो ये मेलेनिन का जो अमाउंट है ये डिपेंड करता है आपके वर्किंग प्रोसेस पे, सनलाइट पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी उतना ज़्यादा मेलेनिन होगा। तो जब ये बात किसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए कि धूप में जो मेलेनिन है वो सिंथेसाइज होगा। अब जैसे सिंथेसाइज होने का मीन्स ये नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि सैटरडे और संडे को 5-5 घंटे हम लोग धूप में अगर खड़े रहेंगे तो हमारे हेयर्स और ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगे। ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। इससे आपके हेयर डैमेज हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही होता है, आज आप देखिए आज हर जगह मेलेनिन की ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, हेयर लॉस की ज़्यादा प्रॉब्लम है, हेयर डैमेज की प्रॉब्लम है। कई सारे लोगों का मेलेनिन स्टार्टिंग में रिड्यूस हो जाता है। ये सब मिनरल और न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे किसी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने की, वैसे ही आपकी बॉडी को भी रिक्वायरमेंट है, आपके हेयर्स को भी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, तब जाके वो ग्रोथ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने भी तो यही किया, आपने अपने हेयर्स को स्मूथ और उसको शाइनिंग के लिए कितने सारे केमिकल यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं जिसको आप अपने हेयर्स को स्मूथ और शाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मेलेनिन को डिस्टर्ब कर देते हैं। जो केमिकल है हेयर की जो आउटर लेयर है, जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको डैमेज करते हैं, उसको घिसते हैं। आपने देखा कि कोई गोल्ड की रिंग हम लोग पहनते हैं तो वो कुछ टाइम में ब्लैक ब्लैक टाइप की पड़ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्वेलर्स को देते हैं। ज्वेलर्स क्या करता है, उसको घिसता है चारों साइड से, और नेक्स्ट डे आपको बिल्कुल ऐसी रिंग देता है जैसे आपने अभी न्यू रिंग ली है। लेकिन उसने किया क्या, उसने रिड्यूस किया है आउटर लेयर को, उसने रिड्यूस किया है। आपने भी तो यही किया, अपने हेयर्स को स्मूथ और शाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए आपने उसको घिसना स्टार्ट किया। ऑन टाइम तो आपको दिखाई देता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो आपको आगे जाके दिखाई देता है। जो हेयर डैमेज और हेयर लॉस और जो पिगमेंटेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं आपको। ठीक है, तो देखें इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, स्किन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी बॉडी में एक इंडस्ट्री की तरह है जिसमें कई सारी मशीन लगी हुई हैं। मशीन कब काम करेगी, जब उसको प्रोडक्ट मिलेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। आप देखिए यहाँ पे अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ग्रुप आता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसकी लेंथ होती है 8 to 10 मीटर अप्रॉक्स। और दूसरा पार्ट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्योंकि जो हार्मोन्स और जो एंजाइम्स हैं वो ग्लैंड्स से ही सीक्रेट होगा। फाइनल एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके कहाँ तक, एनस तक एक्सटेंडेड है। अगर आप ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ग्लैंड्स में लीवर, पेनक्रियाज, सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अभी हम लोग किसी टॉपिक के अंदर एंट्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको मुझे पूरा ओवरव्यू देना है। तो देखिए यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये आपने जो लिया हुआ है फूड में, विटामिन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होगा और H2O वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन 3 कंपोनेंट को ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट होती है। इनको एब्जॉर्ब डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, लेकिन विटामिन्स,
मिनरल्स और वाटर ये एब्जॉर्बेबल पार्ट है, तो इसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता है, ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, आप देखें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात करते हैं, लेकिन जब इसको ब्रेक किया जाएगा तो प्रोटीन किस में ब्रेक होगा, एमिनो एसिड में ब्रेक होगा। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड ये इसकी मोनोमर यूनिट है। और इसके बाद जो फैट है वो ब्रेक होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन, क्योंकि आपकी बॉडी की जो सेल है उसको मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करना है और वो मेटाबॉलिज्म केवल सिंपल कंपोनेंट्स के साथ ही परफॉर्म करती है। तो आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि सेल को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपने फूड में लिए हुए हैं तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और बाय ब्लड ये पूरी बॉडी की सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ब्लड को आप एक ट्रेन भी बोल सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2, यहाँ पे आपको पढ़ना है लंग्स के बारे में। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन का मीन्स क्या, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो देखें, आपने जो फूड गेन किया हुआ है, आपकी सेल के पास जो न्यूट्रिएंट स्टोर हैं, तो उसको यूटिलाइज कब किया जाएगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। आपने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा होगा क्लास 10th में कि जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप का होता है, एक तो एक्सटर्नल होता है और दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा पार्ट आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल का मीन्स कि जो एयर है, एयर या आप सराउंडिंग बोल सकते हैं, ये एयर आप ब्रीथ करते हैं और ये एयर कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है। तो O2 आपने एयर से लिया, ये पहुंचा लंग्स में। इसके बाद लंग्स से जो CO2 है वो कहाँ पहुंचेगी, सराउंडिंग में पहुंचेगी। आप CO2 रिलीज करते हैं, तो इस टाइप को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल मीन्स जो लंग्स से और आपकी सराउंडिंग तक की जो जर्नी है केवल आप वहाँ तक की बात करते हैं, लेकिन जब लंग्स से जो ऑक्सीजन है, लंग्स से जो ऑक्सीजन है ये आपकी पूरी बॉडी की सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बॉडी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और बॉडी सेल से जो CO2 है ये CO2 कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लंग्स तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस टाइप का जो रेस्पिरेशन है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अच्छा, इसका ये जो ऑक्सीजन है ये सेल के अंदर एंटर करता है और इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिव्यू। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन्स यहाँ पे आपको पढ़ना है क्या सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ब्लड को सर्कुलेट कौन कर रहा है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज आ जाएगा। और मेन जो ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन, उसको हार्ट बोलते हैं। ये एक मोटर की तरह काम करता है जो हार्ट है। एक प्रेशर के साथ पूरा ब्लड आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखें इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को कैरी करता है तो उसको प्योर ब्लड बोलते हैं, और जब आपका ब्लड CO2 को कैरी करेगा तो उसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। ये हो गया प्योर और ये हो गया इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखिए, प्योर ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो इम्प्योर ब्लड है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्योर ब्लड को जो कैरी करती है उस वेसल्स का नेम है आर्टरी, और इम्प्योर ब्लड को जो कैरी करती है उसका नेम है वेन्स। आपकी बॉडी में दो टाइप का सर्कुलेशन होता है, ओपन एंड क्लोज। आपकी बॉडी में नहीं, जो डाइवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जो टोटल जो सर्कुलेशन है उसको आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ओपन एंड क्लोज। जब एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं तो वहाँ पे उसके दो ग्रुप आते हैं, एक तो हायर ग्रुप आता है, एक लोअर ग्रुप आता है। हायर ग्रुप में जैसे हम लोग कॉर्डेट्स हैं तो हमारे सिस्टम में क्या है, क्लोज्ड है। लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो कॉर्डेटा ग्रुप के पहले जो ग्रुप हैं, वहाँ पे ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आप इसको इमेज कीजिए, आपके घर में पानी की टंकी लगी हुई है,
तो उस पानी की टंकी से पानी आपके घर में कैसे पहुंचेगा, उसके दो फॉर्मेट हैं। या तो आप बड़े बड़े से इसमें होल कर दीजिए, छेद कर दीजिए उसमें, तो पानी वहां से रिलीज होगा, वहां से बह जाएगा पानी और आपका घर आधा डूब जाएगा। जो आपके कमरे होंगे, बाथरूम होंगे, सारी जगह पानी भरा हुआ है, जिसको जहाँ रिक्वायरमेंट है वो उसको यूज़ कर सकता है। तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में कई कैविटी होती है, वहाँ पे ब्लड फिल रहता है, उसमें कई सारे ऑर्गन डिप कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स बॉडी की बात करते हैं, आप जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो क्लोज का मीन्स क्या, आपके घर में जो पानी की टंकी लगी हुई है, उस पानी की टंकी से पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूट है, सेपरेटली पाइपलाइन जा रही है, किचन के लिए अलग होगी, बाथरूम के लिए अलग होगी। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपकी बॉडी में जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, ब्लड को पंप करना, उसको फेंकना है ब्लड को, लेकिन जो ब्लड है उसको लेके कौन जा रहा है, जो ट्यूब लेके जा रही है उसको यहाँ पे आर्टरी और वेंस बोला गया है। पर्टिकुलर जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे वो चीज़ पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम में इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे थोड़ा सा। आपने कहा ये है लंग्स, ये लंग्स है, ये हार्ट है। तो लंग्स से हार्ट में प्योर ब्लड, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मीन्स प्योर ब्लड को जो कैरी करती है हार्ट में, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, लंग्स जो रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है ये। और यहाँ पे जब हार्ट से लंग्स की साइड जब इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, हीमोग्लोबिन प्लस CO2, ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब हार्ट से लंग्स की साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन है ये हार्ट से आपकी बॉडी की पूरी बॉडी की सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बॉडी सेल्स में, कहाँ से, ये देखिए हार्ट से बॉडी सेल्स में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस, प्योर ब्लड है तो आर्टरी कैरी करेगी इसको, आर्टरी, ठीक है। और आपकी बॉडी सेल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स आपकी बॉडी सेल से जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेगा, आपकी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ जाना है, सराउंडिंग में जाना है। तो पहले ये कहाँ पहुँचेगा, ये हार्ट में पहुँचेगा। तो जब ये हार्ट में पहुँचेगा तो उसको कौन कैरी करेगा, वेन कैरी करेगी, इसको वेन कैरी करती है। लेकिन हार्ट से लंग्स में चेंज है। फिर से मैं आपको बता दूं, नॉर्मली देखिए आर्टरी का फंक्शन है प्योर ब्लड को कैरी करना, वेन्स का फंक्शन है इम्प्योर ब्लड को कैरी करना। तो देखिए हार्ट से जो प्योर ब्लड है वो बॉडी सेल्स के लिए तो आर्टरी लेके जाएगी, आर्टरी, और बॉडी सेल से जो इम्प्योर ब्लड है मीन्स CO2 है वो हार्ट तक वेन्स लेके आएगी। ये हार्ट और बॉडी सेल्स की जर्नी हो गई। लेकिन जब आप हार्ट और लंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आ जाता है। यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन प्लस CO2 मीन्स जो इम्प्योर ब्लड है हार्ट से लंग्स में लेके कौन जाएगा, इम्प्योर ब्लड है वेन्स को लेके जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है। यहाँ पे देखिए लंग्स से ऑक्सीजन लेके आ रहा है ब्लड, कहाँ पे, हार्ट में। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो आर्टरी को आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन आ रहा है, पल्मोनरी वेन। तो ये चेंजेस है इसमें थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का ओवरव्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन जो ऑर्गन है वो है किडनी, और किडनी का फॉर्मेशन जिस सेल से है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो ये जो टॉपिक है इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे कि आपका जो ब्लड है वो कैसे फिल्टर होता है ना। जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होना है उसको, तो ये यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट होगा। तो आपकी पूरी बॉडी में जो ब्लड है उस ब्लड में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं या उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो आपकी बॉडी में जो किडनी है, 2 किडनी होती हैं, तो ये दोनों किडनी क्या करती हैं, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप ये पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी से जो वेस्ट है वो कैसे एलिमिनेट हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है। ऐसे तो हेयर्स और नेल्स भी, ये भी तो एक्सक्रीट होते हैं, ये भी तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही एक प्रोडक्ट है
नेक्स्ट पार्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो क्लास 12th का टॉपिक है, 11th में नहीं पढ़ना है आपको। और इसमें मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मेन ऑर्गन होता है टेस्टिस, यहाँ से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे ओवरी, वो वहाँ से ओवा का प्रोडक्शन होगा और ये दोनों फ्यूज होंगे तो जाइगोट और आगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। लास्ट टॉपिक आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी बाहर की जो सराउंडिंग है उसके साथ रिएक्ट करती है ना, आप रिस्पॉन्स करते हैं आपकी जो सराउंडिंग है। तो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए क्या है, आपका ब्रेन है। मीन्स आपकी बॉडी में एक नेटवर्क फैला हुआ है और उन नेटवर्क को बोला गया है न्यूरॉन। तो यहाँ पे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है इसमें आपको पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम जिसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो मेन है वो CNS है जिसमें आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। और इसके बाद नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है वो है न्यूरॉन। ये देखिए आपने स्ट्रक्चर पहले क्लासेस में पढ़ा होगा। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये डेंड्राइट है, ये साइटोन जिसको सेल बॉडी बोलते हैं, और ये एक्सॉन, ये टर्मिनल एक्सॉन। तो देखिए अभी हम लोगों को इन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब नहीं करना है क्योंकि अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है मीन्स आपकी जो बॉडी है वो सराउंडिंग के लिए रिएक्ट करती है। आपके ब्रेन में कई सारे चैम्बर हैं जो अलग अलग टाइप की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जिसमें आप सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। ये आईज, नोज है ना, ये सारे स्किन, ये सारे सेंसरी ऑर्गन हैं। ये आपकी सराउंडिंग के सारे मैसेज ब्रेन तक पहुंचते हैं। जो आपकी बॉडी के बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे सपोज दैट टेम्परेचर बहुत कम है तो आपको ठंड लग रही है ना, आपकी बॉडी पे आपको क्यों फील हुआ कि आपको ठंड लगी, ये सारा कुछ ब्रेन का रिस्पॉन्स है। तो सेंसरी जो ऑर्गन है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं और बाहर की इन्फॉर्मेशन आपके नर्वस सिस्टम में जिस फॉर्म में ट्रांसमिट होती है उसको बोलते हैं इम्पल्स, उसको बोलते हैं इम्पल्स। और स्पाइनल कॉर्ड जिस टाइप की कंडीशन है उस टाइप से वो क्लिक करता है। तो देखें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ना आपको, नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है, जिसमें CNS, PNS और ANS के बारे में पढ़ेंगे और आपकी बॉडी कैसे कंट्रोल करती है। आपने होम्योस्टेसिस के बारे में सुना होगा। होम्योस्टेसिस का मीन्स होता है आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो बाहर के एनवायरनमेंट से कोरिलेट होता है ना, तो इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये इंट्रोडक्शन था। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके आगे हम लोग 1 by 1 एक एक सिस्टम के बारे में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली।